Watch to the point with Kulwant Singh only on Voice of Panipat. नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। टू द पॉइंट कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ पानीपत के खास कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको मिलवाने जा रहे हैं करनाल से सांसद और पानीपत के बीजेपी के सबसे बड़े नेता संजय भाटिया जी से। संजय भाटिया जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। अभी विपक्ष की ही बात चल रही है। एक विपक्ष के ऊपर ये सवाल है कि जब सत्ता में आप लोग आए थे, मनोहर लाल जी आए थे, करनाल से जीतकर सीएम बने थे, उनके कहने बाबाओं की सरकार बन गई है, इनको सत्ता नहीं चलानी आती, या ये कहें कि अफसरों की दल बदली करते रहते हैं, अफसरों को ट्रांसफर ही करते रहते हैं। अब बाबाओं वाली सरकार जो सरकार चल रही है ठीक ठाक जी? तो मैं तो समझता हूँ जीवन में हर व्यक्ति के मन के अंदर जो सोच है बाबा वाली ही होनी चाहिए, स्पिरिचुअल सोच होनी चाहिए, ना कि लूटपाट वाली सोच होनी चाहिए, त्याग भावना की सोच होनी चाहिए। आपकी तरह इन बाबाओं की सरकार ने तथाकथित, जैसे आप बोलते हो, मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपकी तरह नौकरियाँ तो नहीं बेची, ट्रांसफ़रों का धंधा तो नहीं किया। आपने जिस तरह गरीब किसान की ज़मीन लेकर उसको एक्वायर करके फिर बिल्डर के हाथ में जाने के बाद उसको रिलीज़ किया, इस तरह के घटिया काम तो नहीं किए। अगर हमें बाबाओं की सरकार कहते हैं तो बाबा तो हमारी संस्कृति के अंदर, इस देश के अंदर त्याग का प्रतीक हैं, और ये त्याग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। और जिस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस उनके समय में चलती थी, आज हर चीज़ को ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई इसके अंदर मैन इन्वॉल्वमेंट, मैन हैंड की इन्वॉल्वमेंट कम से कम रहे, ताकि करप्शन के चांसेस ना रहें। अभी आपके लोकसभा क्षेत्र में आने से पहले बड़ौदा इलेक्शन की बात कीजिए, बड़ा हो हल्ला मच रहे हैं। हालांकि एक कहावत ये भी होती है कि जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, वही इलेक्शन जीतता है, उपचुनाव हो। उसके बाद भी विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है, जितने गड़े मुर्दे थे वो फाड़ रहे हैं जी, मौजूदा सत्ताधारी ऐसे हैं, मौजूदा ऐसे हैं। तो बड़ौदा चुनाव पे क्या चल रहे हैं, इस पर आश्वस्त है पूरा जी सिस्टम? मैं समझता हूँ कि विपक्ष को भी खाली बैठे थे, उनको रोजगार मिल गया। आज तक मैं समझता हूँ कोई ठोस बात, चाहे केंद्र में और प्रदेश में, विपक्ष जो है कोई मुद्दा ठोस जनता के सामने नहीं रख सका जो अपील कर सके। हाँ, समय समय पर भाईचारा खराब करना, किसी वर्ग को उकसाकर उसके अंदर समाज के अंदर एक भाईचारे को खराब करने के प्रयास के साथ साथ एक अशांति का माहौल पैदा करने का प्रयास तो उनका रहा। लेकिन आज भी कार्यशैली के ऊपर आप बताइए कि हमारी सरकार ने ये गलत फैसला किया। बात बात भ्रमित करना, ये सरकार किसानों के विरोध में है, ये किसान फलाने के विरोध में है, इस तरह की भ्रमित नारे देने के अलावा कभी आज तक ठोस बात वो कर नहीं पाए। जब रिफॉर्म की बात आती है, किसानों के खातों में सीधा पैसा जाने वाली बात आती है, फसल बीमा योजना की बात आती है, तो किसानों को भ्रमित करते हैं ताकि ये सुधार ना हो पाए। ऑनलाइन करने से आज किसान जो 10-10, 5-5 हज़ार के लिए जिसको सामने वाले की ओर देखना पड़ता था, आज उसके खाते में सरकार ने सीधे लाखों रुपए पहुंचाए। कहने लगे जी 10 दिन लेट हो गए जी, 20 दिन लेट हो गए जी। आप देखिए कोरोना काल के अंदर एकमात्र सरकार हरियाणा की ऐसी है जिसने किसान का दाना दाना खरीदा है। मौसम खराब होने के कारण फसल का दाना खराब होने के बावजूद भी सरकार ने एक एक दाना फसल का खरीदा है और सबको सभी पैसे पहुंचे। आज किसान खुश है, लेकिन ये किसान को खुश देख नहीं सकते, इसलिए भ्रम फैलाकर जो सुधार होने जा रहे हैं उनको वो सुधारों से दूर करना चाहते हैं किसानों को। आज मंडियों से बाहर जो फसल आ रही है, मंडी के अंदर आपको मार्केट फीस देनी पड़ेगी, आड़त देनी पड़ेगी। उससे अगर किसान अपने खेत में ही सीधा किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, किसी व्यापारी को जो मंडी के अंदर रेट है उससे ज़्यादा रेट पे अगर उसकी फसल खेत में ही बिक जाती है, ना तो मंडी लाने की उसको दिक्कत होगी। आज सरकार अपना रिवेन्यू को छोड़कर ताकि किसानों का भला हो सके, इस चीज़ में भी भ्रमित किया जा रहा है कि एमएसपी रेट खत्म हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। इस तरह से किसानों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा आपने पहला सवाल पूछा था कि सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। अल्टीमेटली किसानों को अब ये समझ आने में लगा है कि सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हरियाणा में हो, केंद्र में हो, किसानों को भला चाहती है, उनकी इनकम बढ़ाना चाहती है, इसलिए सारे सुधार किए जा रहे हैं। विपक्ष तो आपका मतलब वो पैसों का भी हिसाब मांग रहा है, जब भी कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री फंड में गए या प्रधानमंत्री के फंड में गए कि उसका श्वेत पत्र जारी करें।
वही बात है, जिसने किसी धार्मिक और सामाजिक संस्था में 100 रुपये का चंदा भी ना दिया वो हिसाब जरूर मांगता है। विपक्ष तो इन सारी चीज़ों सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, सब टोटल बैंक के द्वारा चेक के द्वारा ही पैसा गया गया। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कैश लेके कोरोना रिलीफ फंड में जमा कराया, पीएम केयर में गया हो या कोरोना रिलीफ फंड। बात पैसे के महत्व की नहीं थी। विपक्ष को ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता की तासीर और हरियाणा की जनता की तासीर बहुत सेवा भावी है। सरकार की मदद तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं पार्ट ऑफ द सरकार हूँ, सरकार की तरफ से तो मदद हो सकता है 10 दिन बाद पहुंची हो, लेकिन समाज ने तो पहले दिन से, आप जैसे चाहे पत्रकार रहे हो, चाहे गुरुद्वारे वाले, मंदिर वाले, राधा स्वामी सत्संग वाले, निर्मल कुटिया वाले, हमारे आसपास कोई ऐसा धार्मिक संस्थान नहीं था, कोई ऐसा सामाजिक संस्थान नहीं था जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद कि आप खाना बाद में खाइए, जरूरतमंद को पहले खिलाइए, जगह जगह लंगर और जगह जगह इस तरह का आपने देखा। माल्टन गुरुद्वारे में आपने देखा, हर जगह ही लोगों की सेवा भावना इतनी ज़्यादा थी। विपक्ष के लोग हिंदुस्तान की सेवा भावना से मुझे लगता है परिचित नहीं है। तभी वो सीएम साहब ने सुरजेवाला को चुप करा दिया, उनकी पूरी जीवनी निकाल के सामने रख दी भी कितना टाइम आए हैं और कितना पैसा लेके अभी तक, कितना पैसा लेके चले। ऐसे है बात, कहना बड़ा आसान होता है और उसको व्यवहार में लाना बड़ा मुश्किल होता है। जिन लोगों ने आज तक, पहले अंग्रेज लूट के ले गए इस देश को, आज़ादी के बाद ये कांग्रेस वालों ने लूटा और हर हफ्ते एक नया स्कैम किया। आज ये साफ सुथरी सरकारें, पारदर्शी सरकारें, ईमानदार सरकारें, उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही। जिनका स्वभाव लूटपाट का रहा हो, वो आदमी अपने जैसा ही दूसरे को सोचता है। वो एक कहावत भी है, छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 900 छेद। कांग्रेस भी करप्शन के ऊपर बात करती है तो आम समाज में लोग हंसते हैं, कहते अब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि तुमने इतना करप्शन फैलाया, इतना सारे जड़ों के अंदर आपने दीमक डाल दिया भ्रष्टाचार का। हर आदमी को नौकरी भी आपने पैसे से दी, हर आदमी को पोस्टिंग भी आपने पैसे से दी। अब कुछ ठीक होने का होता है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं और राजनीति को इधर उधर बिखेरने की कोशिश करते हैं, अन्य मुद्दों की ओर भटकाते हैं। आप आओ ना, ईमानदारी के ऊपर बात करो, डिबेट करो, क्या कुछ आपने की और हमने। मैं तो ये बोलता हूं कि कोई मेरे ये बड़े अच्छे भाई हैं कांग्रेस के, ये बोले कि ये हमने अच्छा काम किया था, वो अच्छा काम बीजेपी ने बंद कर दिया, ये बोले, और ये काम बीजेपी ने फैसला लिया है, इसके अंदर ये बुरा किया है। कुछ एक बात तो बोले ना, खाली बोलते जाना, एक बात को बोलते जाना। तो मुझे तो अब इनकी बुद्धि पे भी तरस आता है, कोई तर्क नहीं है इनके पास। और रणदीप सुरजेवाला जी का तो आप इतिहास जानते ही हो कि बड़े भारी अपने आप को रात को मुख्यमंत्री बन के सोते थे, और वो जींद बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए गए और वो तो सोच रहे थे कि मुझे वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और बड़ी मुश्किल से 600 वोटों से उनकी जमानत बची। फिर अपने जहां से विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, ये भी उनका देखो अजीब सा इत्तेफाक रहा। विधायक होते हुए किसी ने विधायक का उपचुनाव नहीं लड़ा, विधायक होते हुए लोकसभा का उपचुनाव लड़ा होगा, लोक सांसद होते हुए विधानसभा का उपचुनाव लड़ा होगा, ये तो मैंने हिंदुस्तान की राजनीति देखा। लेकिन विधायक होते हुए आप दोबारा विधायक बन जाएंगे तो फिर कौन, मतलब क्या करेंगे आप? मेरे को तो यही समझ नहीं, वोट तो आपका एक ही माना जाएगा। तो वो बनने के लिए गए और 600 वोट से अपनी जमानत मुश्किल से बचा पाए, फिर अपने ही क्षेत्र में हार गए इस बेरोजगारी की हालत में। और वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को दिशा प्रदान करते हैं, जो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। मैं कहता हूं कि वो राहुल गांधी जी को कितने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। मैं एक बात में उनको सैल्यूट भी करता हूं, मैं उनकी हिम्मत की दाद भी देता हूं कि राहुल गांधी जी जैसे इस सदी के, मैं तो कहता हूं महान विचारक है, जितने चुटकुले उनके ऊपर बने शायद ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब उनका भी बस्ता उठाकर उनको भी सही सिद्ध करना, और मोदी जैसे नेतृत्व को जिसको दुनिया मानने लगी है, दुनिया के सब ताकतवर देश इस समय मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं, उनको गलत सिद्ध करना, मैं तो रणदीप सुरजेवाला जी को मैं कहता हूँ हिम्मत का काम है। लगे हुए हैं, रिजल्ट चाहे आए ना आए, लेकिन लगे हुए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का IT सेल इतना वो है कि असली चीज तो आप बताते नहीं। वो आलू और सोने वाली चीज निकली तो उसमें से वो पार्टी गायब कर दिया, भी आलू निकालो और सोना आ जाएगा। अरे मैं कहता हूँ दोबारा बयान दिलवा दीजिए, भाषण राहुल गांधी जी का दोबारा भाषण चलवा दीजिए, फिर वही टेप चलेगी। क्योंकि जिस आदमी ने अपनी बुद्धि से कभी भाषण नहीं दिया, रिकॉर्डेड और लिखा हुआ भाषण उन्होंने आज तक बोला है,
IQ नाम की चीज मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता और मैं तो बहुत साधारण सा कार्यकर्ता हूं बीजेपी का। मैं तो उनकी बड़ाई कर रहा हूं, रणदीप सुरजेवाला जी की। उनकी बातों को भी सही सिद्ध करने में देखो बड़ी हिम्मत की बात है। राहुल जी की बातों को आप सही सिद्ध कर सकते हो तो सुरजेवाला वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन आप लोगों में तो ये है ना, RSS में या बीजेपी में आपको सिखाया जाता है, कढ़ाया जाता है, ऐसे बोलना ही करना। हम उनको कहाँ मना करें, वो आ जाए, उनको भी ट्रेनिंग दे देंगे। हम तो उनके लिए भी, हमारा तो सेवा का भाव है, संगठन के निर्माण का, व्यक्ति के निर्माण का हमारे संगठन का काम रहता है। तो आप आओ ना, आपको भी सिखा देंगे। कम से कम आप अपने विचार तो शुद्ध कर लें। आप ये लूटपाट वाली सोच को तो बंद कर दें। अंग्रेजों की तरह, वो कहते हैं ना, गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों ने 70 साल 60 साल में मैक्सिमम इन्होंने शासन किया और ऐसी नीतियां बनाई कि अमीर और अमीर होता चला गया और गरीब और गरीब होता चला गया। जिस तरह से अपने घरों की तिजोरियां अरबों खरबों रुपया ऑन रिकॉर्ड रहा कि इनके पास कहां से आ गया। आज किसी को भी देखो, आय से अधिक संपत्ति के मामले इनके ऊपर चल रहे हैं। अब कहां कंपैरिजन करोगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच का और इनकी सोच का जमीन आसमान का फर्क है। ये तो उल्टा हमें सिखाने के प्रयास करते हैं। नहीं जी, एवं नहीं चल दी उनकी सरकार तो एवं ही चल दी है जी। इनका काम ही लाइजनिंग का था, इनका धंधा ही CLU का था। ये लोग कांग्रेस के विधायक MLA जेब में पर्चियां डालकर, ले भाई तेरी इतने में नौकरी, रेट चलते थे नौकरियों के, ये 50 लाख का रेट है, ये 25 लाख का रेट है। अब वो रेट कहां गए? तो आज इनको बड़ी तकलीफ है। इनको तकलीफ है, ये सोचते थे चलो एक बार बीजेपी बनेगी, दूसरी बार हम घेर लेंगे और मुद्दों में इनको उलझा देंगे, जात पात में उलझा देंगे, ऐसा करते थे। लेकिन मैं समझता हूँ धीरे धीरे हरियाणा की राजनीति के अंदर जागरूकता आती जा रही है। हरियाणा के लोग सच्चे मन के हैं और बहुत मैच्योर हैं। आज मैं अनेक गांव में गया, आपने बड़ौदा का चुनाव का भी जिक्र किया, मैं बड़ौदा में कई दिन से वहीं पर ही हूँ। मैं गोहाना में, बड़ौदा में, मैं वहाँ लोगों के अंदर, हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथी हैं वो आते हैं, बातचीत करते हैं। मैं विरोधी से विरोधी के पास भी गया, मैं कट्टर से कट्टर कांग्रेसी के घर पर भी गया, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर। मैंने जब उनसे बात की, कहता भाई यू खट्टर ने तो कोई नहीं बिसरा सकता, भाई यू नेक आदमी है, भाई यू नेक आत्मा है, इसने कोई नहीं बिसरा सकता। इस तरह की बात करते हैं। मैं तो देखता हूं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो दिल से पसंद करते हैं, लेकिन कहे यार के करें, हमारी तो यार इतने साल हो गए कांग्रेस के लगे हुए, अब के करें, 22 का झंडा ठाना पड़ा है। लेकिन हम दिल से पसंद करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को। ये बात मैंने सैकड़ों जगह पर सुनी है, अपने कानों से सुनी है, और ये सच्चाई है। मुझे इस बात का गर्व भी होता है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना अच्छा इंसान है कि विरोधी भी उसकी तारीफ करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इतने अच्छे इंसान हैं कि विरोधी क्या, दुनिया के सारे देश उनकी तारीफ करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी साफ स्पष्ट लिखा कि जितनी जुनून के साथ और जितनी शिद्दत के साथ, जितनी मजबूती के साथ हिंदुस्तान की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के साथ लड़ाई लड़ी है, शायद कोई दूसरा एग्जाम्पल दुनिया के अंदर। यही प्लस पॉइंट है कि प्रदेश में तो CM जो मनोहर लाल चल रहे हैं, देश की बात है, प्रधानमंत्री मोदी का, बिल्कुल कांग्रेस में ये थोड़ा ऐसा हो रहा है। नहीं, मैं तो कई बार कहता भी हूं, मैंने तो वहां पे कई बार बात होती थी, अपोजिशंस के लीडर, ऐसा नहीं हम बातचीत नहीं करते या एक दूसरे को कभी कोई बुरा बोलते हैं, लेकिन मैं उनको भी कहता हूं, वे बहुत सीनियर लीडर्स हैं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि व्यक्तिगत बातचीत होती है। मैं कहता देखो आपका हमारा क्या फर्क है, आप भी अपने राजनीतिक क्षेत्र में, हम भी राजनीतिक, फर्क ये है कि आपको राहुल पसंद है, हमें मोदी पसंद है, आप में और हमारे में ये फर्क है। हमें अपनी पसंद पर गर्व है, आपको भी होगा, होना भी चाहिए, हमें इस बात में कोई एतराज नहीं। वही तो हो गया, मतलब ये जींद की बात चल रही थी, बाद में रणदीप जी बंद कमरे में सोचा तो होगा कि अगर जो भूपेंद्र उनका साथ दे देते हैं या किरण चौधरी साथ देती तो शायद वो जीत जाते। कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। नहीं, वो उनका इंटरनल मामला, देखो मुझे तो नहीं पता कि किसने किसको हराया, वो चुटकुले तो चलते हैं, मजाक चलते हैं आपस में, वो साथ भी खड़े हो लेते तो क्या रिजल्ट आना था। 600 से जमानत बची है, 2000 से जमानत बच जाती, 3000 से, वो साथ भी खड़े। लेकिन बात लोगों के मूड पे चलती है। अब कोई आदमी ये सोचे कि नेताओं की मर्जी चलेगी, मैं बड़ौदा इलेक्शन में काम करूं तो संजय भाटिया की मर्जी नहीं चलेगी, किसी की मर्जी नहीं, मर्जी वहां के वोटर की चलेगी, वहां के लोगों की चलेगी। उनका मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं। आज 15 साल से लगातार कांग्रेस के वहां पर विधायक बन रहे थे, और जो विधायक बने वो अच्छे इंसान थे। श्री किशन हुड्डा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अच्छे इंसान थे,
लेकिन अगर बड़ौदा की ओर देखो तो दिखता ही नहीं कि बड़ौदा के अंदर कहीं कुछ काम हुआ हो। अभी ये 10, 15, 20 दिन में जाकर देखा तो लगा भाई वाकई में सैकड़ों हजारों लोगों ने लगभग 1500-1600 कामों की सूची मेरे हाथ में दी, मैंने उसको सही जगह पर रखा। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कल बड़ौदा को 2 कॉलेज भी दिए हैं। हालांकि कहने वाले कहेंगे कि यार अब चुनाव है और चुनाव के कारण देखो जी डेवलपमेंट में, तो फिर अच्छी बात है, कुछ हो ही रहा है ना, चाहे चुनाव के कारण ही हो रहा है। मैं बोलूं नहीं जी नहीं चुनाव नहीं है, चुनाव के कारण ही तो मुझे वहां जाने का मौका मिला, चुनाव के कारण ही वहां पर वर्कर ने मोबिलाइज होकर लोगों के बीच में जाकर देखा कि वहां पर लोग तो इस संकोच के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा विधायक है, वो काम नहीं करवा पाएगा, लोग उसके पास नहीं जाते थे। बीजेपी वाले के पास इसलिए नहीं जाते थे, भाई इसको वोट नहीं दिए, इसको हरा दिया, इसके पास काम कैसे लेके जाएं। उस संकोच में बड़ौदा के लोग सारी चीजों को सहन करे थे। लेकिन अब क्योंकि बाई इलेक्शन आया तो उसके बीच में जाके देखा यार काम तो होने ही चाहिए। एमएलए कोई बने, आप वोट किसको दो ना दो यार उसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन काम तो होना चाहिए। वहां की बच्चियों को कितनी दूर जाना पड़ता था कॉलेज के लिए, 2 कॉलेज वहां पर दिए और वो योजना के तहत दिए। 15 किलोमीटर के घेरे में, ऐसा भी नहीं कि कोई पक्षपात किया हो, 15 किलोमीटर के घेरे में कॉलेज होना चाहिए। तो उस घेरे के कारण 2 कॉलेज बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए, बाकी जगह पे 9 आए, पूरे हरियाणा में खाली बड़ौदा में वो आ गए। और 11 के 11 कॉलेज में जो विधायक एक जगह पर है शायद बीजेपी के, 10 जगह पर तो है ही अपोजिशन के विधायक, वहां पर भी कॉलेज दिए। हमारा कोई भी काम पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ये सिद्ध करने में लगी रहती है कि इन्होंने इस कारण से ले भाई ठीक है। तो वो कांग्रेस तो ये कह रही है कि बड़ौदा की अब क्यों ज्यादा है, पहले क्यों नहीं? हाँ ठीक बात है, बड़ौदा को आपने इतने साल वोट लेने के बाद भी, हुड्डा साहब का 10 साल शासन रहा और आप बड़ौदा को अपना घर कहते रहे। आपने 10 साल के शासन में बड़ौदा में क्या किया? हमारा तो फिर भी जनप्रतिनिधि वहां पे नहीं रहा। आप हमारे पार्ट पे कमी कर लो, मैं मानता हूं हमारी कमी कह लो, हम स्वीकार करते हैं, तो आपकी कमी क्या होगी? हमारी गलती है तो आपका तो गलता है। आप तो 10 साल राज में भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, बड़ौदा को अपना घर भी कहते रहे। और बड़ौदा की सड़क जो किलोई की तरफ जाती थी, जब तक वो बड़ौदा की सीमा में रहती थी, वही सेम सड़क वो तो टूटी फूटी रहती थी और किलोई में घुसते ही वो जीटी रोड बन जाते थे। बच्चे आपको एम्प्लॉयमेंट चाहे कोई मैं कहता हूं लगाने थे, आपने वोट रिश्तेदारियां सारी किलोई वालों को जाके बड़ौदा के आप बिठा देते हो, भाई अपने घर का उड्डा इसने वोट दे दो। और जब नौकरी देने की बात आती है तो बड़ौदा के बच्चों की बारी नहीं आती, बड़ौदा के अंदर हॉस्पिटल की बारी नहीं आती, बड़ौदा में साफ पीने के पानी की बारी नहीं आती। सारा कुछ आप किलोई में क्यों ले जाते हो? आप बड़ौदा को बड़ौदा का हक क्यों नहीं देते? मैं मान गया आपका प्यारा होगा किलोई, बड़ा बेटा है आपका, प्यारा है आपका, कमाऊ पूत है, आपको ला के कमा के बच्चा देता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि छोटे को उसकी जायदाद से वंचित कर देंगे कोई माँ बाप। थोड़ा बहुत हिस्सा तो बड़ौदा का भी दे देते हैं उनको। लेकिन अब बड़ौदा अपना हक लेके रहेगा। बड़ौदा के लोग, मैं उनके बीच में बैठता हूं, वो कहते हैं कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, कमल खिलाएंगे और सरकार में अपना साझा लेंगे। उन्होंने अब ये मन बना लिया है। टिकट फाइनल होगी बड़ौदा की? नहीं, अभी टिकट तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फाइनल करता है, सेंट्रल पार्लियामेंटरी बोर्ड है जिसको भी खड़ा करेंगे। टिकट हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो हमेशा ही फाइनल होती है और वो टिकट का कैंडिडेट होता है कमल का फूल। अब ये कहा जाता है कि संजय भाटिया जो प्रदेश में सांसद का काम कम कर रहे हैं, प्रदेश महामंत्री का काम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब जहां कोई बीजेपी का नहीं है वहां पे जाके संजय भाटिया को भेज दो, ऐसी मुगली गुट्टी पिला देते हैं लोगों को। कांग्रेस इनेलो को छोड़ के आपकी तरफ मुगली गुट्टी क्या है वो? आपको तो आज तक नहीं पिला सका। नहीं, हम तो आप तो बड़ी मुश्किल से मेरे थे, वो आप तो नाराज ही चल रहे थे मेरे से। कोई मुगली गुट्टी नहीं है भाई साहब, ऐसा है, बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात को नकारता नहीं। सांसद के नाते मेरा दायित्व बनता है, उसको भी निर्वहन करता हूं मैं। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में भी 3-4 महीने मैं लगातार 3 दिन करनाल में और 3 दिन पानीपत में रहा और बाकी दोपहर बाद 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहा लगातार 3-4। हालांकि मेरे से लोग नाराज भी हुए, सोशल मीडिया में भी लोगों ने कमेंट्स किए, मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मेरे को नाराजगी भी हुई मेरे केंद्रीय नेतृत्व से, प्रदेश के नेतृत्व से। उन्होंने कहा संजय जी आप अपना ख्याल रखो, आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रहे, आप रिस्क ले रहे हो। मैं मानता हूँ मेरे पार्ट पे गलती थी, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे जीवन में ऐसा नहीं कि मेरी गलती रही और मैं उसको स्वीकार ना करूं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरे लिए बड़ा भारी मुश्किल का समय था, क्योंकि जैसे ही मैं सांसद बना, पार्लियामेंट का सेशन इतिहास के अंदर जब से पार्लियामेंट बना है आज तक का सबसे लंबा सेशन वो चला
सबसे देर रात तक काम उसके अंदर चला, सबसे ज़्यादा विधेयक वहाँ पास हुए। वहाँ से आते ही मुझे जन आशीर्वाद यात्रा का संयोजक बनाया। तो मेरा लगभग 1 महीना तो लगातार यात्रा चली और 1 महीना उसकी तैयारी में लगा, 2 महीने उसके अंदर लगे। फिर विधानसभा के चुनाव आ गए। उस विधानसभा के चुनाव में मुझे 1.5-2 महीना वर्किंग करनी पड़ी। मैं मानता हूँ कि मैं उतना न्याय अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ नहीं कर पाया, लेकिन जिस संगठन ने, जिस भारतीय जनता पार्टी ने एज ए वर्कर मेरे को ग्रूम किया, मुझे एक पहचान दी समाज के अंदर, उसके प्रति भी मेरा दायित्व था। क्योंकि लोग कहते हैं कि माँ बाप को जब भी बच्चे को आवाज मारे तो उसका धर्म बनता है, उसके काम के लिए रहे। लेकिन मैंने लोकसभा क्षेत्र में, आज आप किसी से पूछेंगे, बच्चा यही कहता है कि जितनी इजीली अवेलेबिलिटी संजय भाटिया की है, जैसे भी पहले फोन की बड़ी नाराजगी रहती थी कि फोन है, लेकिन फोन के ऊपर 24 आवर्स तुरंत सूचना मिलती है कि सब्जी मंडी ऑफिस में है, घर पे है, करनाल कृष्णा मंदिर में है या गोहाना रेस्ट हाउस में। कोई ये मना नहीं करेगा भी कहाँ पे है। तो अनेकों लोग मेरे पास आते हैं, मेरी बिल्कुल अवेलेबिलिटी रहती है। मैं कल थोड़ी देर के लिए पानीपत आया, हालांकि मैं दिन में गोहाना में था, रात को मैं वापस आया तो मैंने डिकाडला, नरैना, किवाड़ा और उसके साथ 4-5 जगह मेरे और कार्यक्रम रहे। मैंने तुरंत मतलब समय का सदुपयोग करते हुए देर रात तक मैंने वो सारे कार्यक्रम किए। और घर जाने के बाद भी लगभग पीटीआई टीचर मेरे घर ही बैठे थे। कल उनका एजिटेशन भी था, रक्षाबंधन, उन्होंने मुझे रक्षा सूत्र भी बांधा। और इस तरह की 2-3 पंचायतें थी, क्योंकि मेरे एक स्वभाव में मैंने अपना मन बना लिया। मुझे नहीं पता कि उसमें मेरा वोट कम होगा, ज़्यादा होगा, पार्टी को नुकसान होगा, फायदा होगा। मैंने कभी भी एक पक्षीय किसी की सुन के उसके लिए लड़ाई झगड़े के मामले में थाने में फोन नहीं किया। मेरी इच्छा रहती है कि दोनों पक्ष सामने बैठे हो, पंचायती बात से सोल्यूशन हो। अगर पंचायती बात से सोल्यूशन नहीं होता, कोई किसी के साथ जाति कर रहा है, तो फिर मैं जो कमजोर है, जिसके साथ जाति हो रही होती है, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। उसके मत नाराज होते हैं लोग, नाराज होते हैं, मेरे खुद के साथी भी नाराज होते हैं कि यार हम तो आपका साथ दिया, आप, मैं क्या, देखो आपने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं सही का साथ दूंगा। अगर आप सही की तरफ खड़े हो तो आपको कहने की जरूरत नहीं, अगर आप गलत की तरफ खड़े हो तो जेन्युइन है, नाराजगी होती है। ऐसी नाराजगी तो आपके विधायक महिपाल डांडा की भी थी आपके साथ, उनकी दूर होगी नाराजगी? नहीं, मैं आज और मैं महिपाल जी दोनों इकट्ठे थे। ये समाज में परसेप्शंस हो जाती है। मेरे छोटे भाई हैं, जिस दिन से पॉलिटिकल फील्ड में वो भी हैं, मैं भी हैं, हमने इकट्ठे मिलकर काम किया। हो सकता है वर्किंग स्टाइल हर एक का अलग अलग होता है। मैं हो सकता है, मैं तो बहुत समय से संगठन में काम कर रहा था और वो तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। दूसरी वो अंदर खाते की बातें हैं कि मंत्री बनने जा रहे थे, संजय भाटिया ने रोक दिया कि मेरे से ऊपर कद हो जाएगा। उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष बनने जा रहे थे तो संजय भाटिया सोच रहे कि मेरा कद नीचा हो जाएगा, तो मैं कैसे होऊंगा। तो दोनों में संजय भाटिया का नाम आ रहा था। नहीं, हमारे संगठन, मेरी आज भी यही बात हुई है। आज हम सेक्रेटरिएट में बैठे थे, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की है, कार्ड सबके परिवार के उन्होंने दिए हैं, और मैं उस कार्यक्रम में था। तो महिपाल जी और मैं बैठे, हमारी काफ़ी देर बातचीत भी होती रही। ये 2 बातें जो आपने कही हंसी मजाक में हमारी, वो भी आपस में बातचीत हुई। ऐसे हमारे यहाँ पर कोई भी निर्णय होता है, साधारण से साधारण निर्णय भी होता है। मान लो अभी डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, तो आप ये सोचोगे अकेला संजय भाटिया कोई निर्णय नहीं कर सकता। यहाँ की स्थानीय टीम, प्रदेश की टीम, सब मिलकर जब एक मत होते हैं तो वो निर्णय होता है, एक व्यक्ति का निर्णय। और जो मंत्री वाला निर्णय और प्रदेश अध्यक्ष वाला निर्णय, वो तो मेरे से बहुत ऊपर। सलाह तो लेते होंगे ना? नहीं, आप सलाह लेते हैं, लेकिन मेरी सलाह हमेशा उनके लिए पॉजिटिव रही है, महिपाल जी की। ये महिपाल जी स्वयं भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन परसेप्शन समाज के अंदर, अंदाज जो है, अंदर खाते नाराजगी तो तभी शुरू हो गई थी जब दारा सिंह रावल को आप लेके आए थे पार्टी में, और ऑलमोस्ट पता ही हो गया था कि अब तो दारा सिंह रावल को टिकट मिलने जा रही है। दारा सिंह रावल जी को कभी टिकट की बात हो गई, दारा सिंह रावल जी नहीं आए। कभी दारा सिंह रावल जी आपको मिले तो वो स्वयं आपको, तो वो तो नाराजगी थी, फिर आप इकट्ठे ट्रैक्टर में बिठा के उनको लेके आए, नाराजगी दूर करवाई, लेकिन वो पूरे इलेक्शन के दौरान तो दिखे नहीं महिपाल के। देखो सुनो, मैं बताता हूँ, दारा सिंह रावल जी को भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर लोकसभा में उन्होंने मदद करी। कभी भी उन्होंने टिकट के लालच में, या मुझे उनको कहना पड़ा हो मैं टिकट दिलवाऊंगा, इतना दारा सिंह रावल जी भी समझते थे। सिटिंग एमएलए थे, उनकी टिकट काटने, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी महिपाल जी की, उनकी टिकट काटने का तो कोई कारण ही नहीं था। दूसरी बात है, दारा सिंह रावल जी को जिस दिन नॉमिनेशन हुआ,
नॉमिनेशन के पहले ही दिन मैं दारा सिंह रावल जी मेरे साथ ही गए थे, मैंने ट्रैक्टर चलाया, एक तरफ महिपाल जी बैठे, एक दारा सिंह रावल जी बैठे। उसी दिन इलेक्शन डिसाइड हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि दारा सिंह रावल अपने आप में एक फोर्स है, एक कई वोटों पर वो कमांड रखते हैं। जब वो सारे वोट और उनके नेता बीजेपी के साथ खड़े हो गए कैंडिडेट के साथ, तो उस दिन जीत निश्चित महिपाल जी की हो गई थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि दारा सिंह रावल जी बीजेपी में आ गए तो फायदा ही हुआ, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दारा सिंह रावल जी जब भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े 20-30 हजार वोट वो लेते थे, और जो वोट बैंक जो हमें मिला, जो दारा सिंह रावल जी के पास वोट बैंक जाता था, वो वोट बैंक की हमेशा हमारे को सपोर्ट रहती थी। तो दारा सिंह रावल जी का तो बीजेपी में आने का फायदा हुआ, और सबसे ज्यादा फायदा अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो महिपाल जी के चुनाव में फायदा। तो महिपाल के चुनाव में फिर को बड़ी जनसभा क्यों नहीं भाई? अमित शाह का कार्यक्रम भी रखा गया था, कुछ और कार्यक्रम भी थे, बड़े बड़े नेता उनके वहां। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये अंदर की बातें हैं जो बाहर निकल के आपसे आप आए तो साझा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हो सकता है कि कुछ लोग घटनाओं के आधार पर, परिस्थितियों के हिसाब पर अंदाजा लगा लेते हैं। मान लो आप वॉइस ऑफ पानीपत चलाते हैं, सबसे पहले तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैंने आपको संघर्ष करते हुए देखा है। अगर आपने मुझे संघर्ष करते हुए देखा तो मैंने भी आपको संघर्ष करते हुए देखा है। आपको याद भी नहीं होगा, आपका कच्चे कैंप में पुराना उस समय घर था, मैं आपके घर तब भी आया था, कई साल पुरानी बात है। वो आपने एक कंबल दिया था आज मेरे याद है। तो वो मैं उसमें आपके घर पर आया था, मैं आपको संघर्ष करते हुए देखता था। मैं यार ये मैं सोचता था एक दिन, आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि वॉइस ऑफ पानीपत एक वेब पोर्टल होने के बावजूद पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कंपटीशन में एक जबरदस्त तरीके से व्यूअरशिप आज आपकी कोई कम नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे टीवी को देखने वाले लोगों की जितनी संख्या पानीपत में है, उतना आप वॉइस ऑफ पानीपत देखने वालों की भी है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। वो आपके बारे में दूसरे वेब पोर्टल वाले या दूसरे मीडिया वाले क्या परसेप्शन बनाते हैं, जबकि आप अपना सहज स्वाभाविक काम करते हुए जा रहे हो, तो आम समाज के अंदर चलन और क्या बातें होती हैं, इस मामले में मैं देखो मास्टरी मानता हूं कांग्रेस के लोगों की। अपना कुछ करना नहीं, लेकिन बीजेपी के डिफरेंसेस शो करके बीजेपी को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं कि अपनी तैयारी करके आप बादाम घी दूध खा के आप मैदान में आओ ना। बीजेपी के लोगों को आप सोचते हो कि आपस में फर्क डाल के तो हम फायदा उठाए, ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। देखो कुछ गुण तो अंग्रेजों से कांग्रेस ने सीखे हैं, जैसे लूटपाट का सीखा है, जैसे फूट डालने का सीखा है, ये गुण तो कांग्रेस ने स्वाभाविक सीखे हैं। लेकिन इन बातों से मैं विशेष करके अपनी कह सकता हूं मेरे मन में कोई फर्क नहीं है, और यही भाव मैंने महिपाल जी का भी देखा है, उनके मन में भी कोई फर्क नहीं है। चलो इस मुद्दे से हटके बात करते हैं। जेजेपी के साथ ठीक चल रहा है सर? बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला को विभाग दे रखे हैं वो आजकल बड़े सुर्खियों में है, चाहे शराब वाला विभाग था, चाहे तहसील वाले मुद्दे चल पड़े उसमें। तो इस बारे में क्या है? अनिल विज भी नाराज चल रहे हैं इस मामले को लेकर। कौन नाराज चल रहे हैं? अनिल विज साहब भी, शराब का जो मामला देखो तकरार हो रही है। अनिल विज जी हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही ऑनेस्ट और जबरदस्त नेता हैं। वो नाराज क्यों चल रहे हैं इसकी जानकारी तो वो स्वयं दे सकते हैं, क्योंकि मेरी कभी इस विषय में उनसे बातचीत नहीं हुई कि वो नाराज हैं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। रही बात जो जेजेपी के पास विभाग हैं या हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास विभाग हैं, तो उन विभागों में मैं समझता हूँ कि इस समय अभी कोरोना काल के अंदर भी रिमार्केबल उन्होंने रिकवरी के, रिवेन्यू के प्रयास किए हैं। एक दो केसेस मेरे सामने भी आए, मैंने आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने पढ़ा। लेकिन आप ये देखिए कि ये मामले तो बीजेपी का शासन आने से पहले की रूटीन थी लोगों के, ये काम ही यही थे। लेकिन इस शासन काल में ऐसे केसों को उजागर किया गया, ऐसे केस पकड़े गए, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक काम चल रहा है। अगर ना पकड़ा जाता, रूटीन में वही काम चलते रहते, तो आप और हम कह सकते कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब चीजें पकड़ में आ रही हैं और बख्शी नहीं जा रही, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति ना हो, तो इसका तो मैं उनके काम विभागों के परफेक्ट चल रहे हैं। मैं अगर एक इंडिपेंडेंट सोच के आधार पे भी कहूँ, केवल इसलिए नहीं कि हमारी गठबंधन है या वो हमारे सहयोगी हैं या हमारी सांझे की सरकार है, मैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए लेमैन भी अगर सोचूं, अगर कोई चीज कहीं पकड़ में आ रही है तो इसका मतलब सिस्टम दुरुस्ती की ओर है। पकड़ में तो चर्चाएं कड़वा सवाल है, आप जवाब देने में तो माहिर हैं।
ये तो लोकल विधायक, सच बोलने में माहिर हूँ, उसको आप कुछ लोकल विधायक की बात की, प्रमोद विश्वास की बात की जाए, ईमानदार है, ईमानदार छवि के, शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सीधा साधा नाम नहीं लेते, अफसरों के ऊपर डाल देते हैं कि अफसरशाही। अभी लाइट घोटाले वाली बात चल रही थी, आपको शायद पता हो कि पानीपत में, मुझे पता है, मुझे प्रमोद जी ने बताया, लाइट का घोटाला चल रहा है, उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पा रही, सामने नहीं आ पा रहा कि असल में मुद्दा क्या था, असल में उसके पीछे कौन था। और अब जो लाइट का वो लेके आए हैं दूसरी कंपनी का, उनमें कहा जी अब लाइट का घोटाला नहीं होगा। एक लाइट के लिए उन्होंने इतना जोर लगा दिया। और दूसरी बड़ी बात है कि चर्चाएं ये भी है कि भाटिया जी की टीम जो है पूरी, उन्होंने प्रमोद विश्वास को कैप्चर कर रखे हैं। उन्होंने कोई काम करना है तो भाटिया जी को पूछेंगे सर ये काम करे भाटिया जी का, क्योंकि आपको उसका प्यार है, सलाह मशवरा ही होता है, लेकिन लोगों का कहना है कि वी साहब को आपने कैप्चर कर रखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वी साहब मेरे से बड़े भी हैं, समर्थ भी हैं, उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरे से बड़ी स्ट्रांग है। उनके पिताजी 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और उनको सोशल सर्विस का वी साहब को बड़ा अनुभव है। मेरे ख्याल जितने सेवा कार्य रोटरी में रहते हैं उन्होंने किए, शायद मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, और मैं शायद बाकी के जीवन में कर भी नहीं सकता। वो तो एक बात है, मैंने कहा ना, कांग्रेस के लोग माहिर हैं किसको किससे अलग किस तरीके से करना है। महिपाल जी से अलग इसलिए कर दिया, दोनों की राय नहीं मिलती। प्रमोद विज जी को ये कह के भाई वो संजय जी ने कैप्चर कर रखा है, ये कह के दूर कर देंगे। उनको हर बात के तरीके आते हैं कांग्रेस के लोगों को। दूसरी बात यह है, पहली बात तो मेरी कोई टीम नहीं है, ना मैंने कभी जीवन में टीम बनाई परमानेंट कोई एक आदमी। आप मेरे जीवन के 25 साल में देख लो कि जो 24 घंटे जो मतलब संजय भाटिया को गाइड करता हो, प्रभाव करता हूं, मैं गाइड होता हूं जो हमारी वैल्यूज हैं पार्टी की, उसके आधार पर गाइड होता हूं, व्यक्ति के आधार पर मैं गाइड नहीं होता। दूसरी बात, सही काम करने वाला मेरा विरोधी भी हो, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। और प्रमोद जी तो अपने परिवार के हैं, अपने साथी हैं, वो सही काम करे। मुझे उन्होंने बताया, मुझे तो पता भी नहीं, कल परसों ने मेरे व्हाट्सएप पे सूची भी डाली, मैं तो चंडीगढ़ में था। उन्होंने कहा कि मैं 1532 की एक मैंने लाइट लिया है, हैवेल्स की, क्रॉम्पटन की लिए, शायद क्रॉम्पटन की लिए, मुझे नहीं पता, उन्होंने सूची डाली है। तो वही जो लाइट्स हैं वो बता रहे हैं कि कई गुना ज्यादा भाव पे आज से 2-3 साल पहले से परचेज चली आ रही है। अब वो अधिकारियों पे डाले या नेताओं पे डाले या मेरे पे डाले, तो यार ये बात देखने में तो अजीब सी लगती है। अगर ये बात सही है तो मैं तो पेपर्स ना पिछले देख के ना अब वाले, अब मुझे जो प्रमोद जी ने लिस्ट भेजी, कहने के इसी की बिलिंग जो इंस्टॉलेशन 100-200 रुपए खंबे पे 2 नट कसने हैं, अगर वही इंस्टॉलेशन 2-4 हज़ार रुपए की हो रही हो तो देखने में सुनने में अजीब तो लगता है। ये आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा। तो मैं कहता हूं कि चलो इन्होंने डायरेक्ट कंपनी से परचेज करी होगी, पहले वालों ने ठेकेदार के थ्रू परचेज करी होगी। भाई ठेकेदार भी 10% टोटल बिलिंग का मार्जिन रख लेना, कि ऐसा थोड़ी कि 10 वाली चीज को आप 100 रुपए में या 50 रुपए में बेच दोगे, तो वो तो फिर गलत ही है। अगर जो लाइट घोटाला जो हुआ है वो पिछले टर्म में हुआ है। लाइट घोटाला पहला जो एलिगेशन लगा उसको दुष्यंत भट्ट जी, मुझे जानकारी मिला कि वो जांच कर दे। अब उन्होंने क्या जांच करी है, क्या जांच सबमिट करी है, जांच तो सौंप ही दी। देखिए कुलवंत जी, मैं डे टू डे निगम के अंदर क्या हो रहा है, किसने क्या काम किया। सर ये सवाल इसलिए करना बनता है मेरा आपसे, हालांकि आपके लायक सवाल नहीं है। नहीं है, सवाल ये है इसलिए भी है, मैं नगर परिषद का चेयरपर्सन रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट का विषय भी है। आपका सवाल मेरे से गलत नहीं है, और ना मैं इसमें एमपी बन गया तो मैं काम वर्किंग आज भी एमसी वाली करता हूँ। आज भी मेरे को हाथ पकड़ के बच्चा कहीं कॉलोनी में भी ले जाता, वो तो मैंने आपके उसमें देखा ही है। आज भी जरूरत वही है कि नालियां बनवानी है, सड़क बनवानी है, तो मेरे पास आ जाते हैं लोग, आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उसमें अपने पार्षदों का सहयोग ले लेता हूँ, अपनी मेयर है हमारी बेटी बहुत अच्छी है अवनीत कुर, उसका सहयोग लेता हूँ, विधायकों का सहयोग लेता हूं, मैं लेता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपका काम ही नहीं पकड़ता, अरे मैं काम पकड़ा, अगर मीडिया से संबंधित हो तो मैं अपने भाई कुलवंत को काम दूंगा। मेरे अंदर वो कोई हीन भावना नहीं है कि यार मैं ये काम करूंगा, मैं सारे काम करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। आपने मुझे इतना सम्मान दे दिया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया और हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की जीत दिलवा दी, मैं तो हर काम करूंगा, मेरे को काम करने में कोई नहीं। लेकिन मैं डे टू डे इन्वॉल्व नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि नगर पालिकाएं बहुत है, नगर निगम बहुत है,
सरपंचों के मैटर हैं, जिला परिषद का मैटर है, ब्लॉक समिति का मैटर है। मैं हर पॉइंट पे अपना एक व्यक्ति 10 जगह अपनी उपस्थिति नहीं कर सकता। हाँ, 10 साथी उसके जरूर होते हैं। इस तरह निगम का काम हमारे प्रमोद विज जी, अवनीत कौर जी, महिपाल जी और सारे पार्षद देखते हैं। मैं उनसे कंटेक्ट करता हूँ, डे टू डे वर्किंग में नहीं जाता। मैं सवाल इसलिए कर रहा था सर, आप सीनियोरिटी में सबसे आगे सीनियर हैं, इन सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं। निगम की बात इसलिए कर रहा हूँ कि निगम में घोटाले जो हैं इतने सामने में निकल कर घोटाले आए। पूरे 5 साल पहले भ्रष्टाचार रहा। बीजेपी के कोई भी नेता, हालांकि उस नेता का नाम नहीं लेना चाहते हैं भी जो नेता कर गया ये सारा काम, अफसरों के ऊपर डाल दिए। लेकिन अफसर की इतनी हिम्मत नहीं है जब तक आशीर्वाद नेता का ना हो। क्या संजय भाटिया ने कभी इन सारों को बिठाकर, चाहे आपके MLA हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, इसके ऊपर चर्चा की है घोटाले कहाँ से हो रहा है और उस अफसर के खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ आज तक? नहीं, ऐसा 2-3 बार बातचीत हुई है हमारे अपने विद इन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। हम बैठते हैं, इनकी भी चर्चा आती है, एक दूसरे को एलिगेट भी कर देते हैं। कई बार बोलते हैं यार इसकी गड़बड़ है, इसके वार्ड में ऐसा करके। लेकिन कुल मिला के मैं ये मानता हूँ, देखो मैं मुख्यमंत्री जहाँ प्रयास कर रहे हैं कि आपकी टेंडर व्यवस्था है उसको ऑनलाइन करो ताकि कोई मन मर्जी से, और जो काम होते हैं उसको प्रॉपर चेक किया जाए कि काम मौके पे हो ही रहा है कि खाली बिल ही बिल बने जा रहे हैं, या काम अच्छी क्वालिटी का हो रहा है। मान लो टाइल जो 10 रुपए वाली 12 रुपए वाली लगनी चाहिए, वहाँ पे टाइल 5 रुपए वाली 7 रुपए वाली या ना ही लग रही हो, या पुराना जो मटेरियल है जो नगर निगम का है उसकी कॉस्ट डल के ठेकेदार को पड़ रही है, या बैकअप फ्री में ही वो कबाड़ में ही उठा के लेके जा रहा है पुराना सामान। तो ये सारी चीज़ें चेक करने वाली होती है, और ये काम जनप्रतिनिधियों का है और ये काम पार्षदों का है, उनका है, सब कुछ है। जहाँ दिक्कत आती है बैठ के तालमेल बनाने की बात आती है, मैंने कभी मना नहीं किया, मैं हर काम में इन्वॉल्व होता हूँ, संगठन के नाते भी और सांसद के नाते भी इन्वॉल्व होता हूँ। तो हाँ, फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखो मैं आज बोलूँ नहीं भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, तो कई बार मुझे लगता है कि शायद अधिकारियों का, ठेकेदारों का एक कॉकस इतना जबरदस्त बन चुका है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिले तो और बड़ी गुणात्मक उसमें अमाउंट में फर्क आ जाता है, और पॉलिटिकल उनको थोड़ी सी सपोर्ट ना मिले, थोड़ा उनका विरोध किया जाए, रुकावट की जाए, तो वो फिर करप्शन के मामले में थोड़ी सी कमी आ जाती है। मुझे इस बात का गर्व है जो मौजूदा हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रमोद जी हैं, महिपाल जी हैं, हमारी बेटी अवनीत कौर है, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन को डिल्यूट किया जाए, कम किया जाए, और सिस्टम ऐसे अडॉप्ट किए जाए जिसमें करप्शन की गुंजाइश न रहे। लेकिन 100/100 करप्शन खत्म हो गया होगा, ईमानदारी की बात अगर पूछो तो ऐसा मैं भी नहीं मानता। लेकिन एक बात का मुझे सुकून जरूर है, एक बात का गर्व जरूर है कि हमारे साथी उसको खत्म करने की ओर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बात ये थी कि कहीं आपने कहा था कि ये सोमनाथ का मंदिर नहीं बनने दूंगा मैं, कुछ ऐसी बात थी। हाँ, सोमनाथ का मंदिर नहीं, सोमनाथ का मंदिर लूटने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे, पानीपत को। हाँ, मैं बताता हूँ, कई बार क्या होता है बात का आप ना गलत है। अभी पीछे क्या हुआ कि एक उद्योगपति अपने भाई हैं, बड़े अच्छे उससे हैं, उनको वहां पर मैन हैंडलिंग होगी कोई एस्टेट ऑफिस में, उनको मार पिटाई होगी, वहां पर कोई एडवोकेट थे, उनकी मार पिटाई होगी या उन्होंने मार पिटाई कर दिया। मुझे तो इतनी गहराई में पता नहीं, ना तो वो मिले हैं तो ना वो एडवोकेट मिले हैं, सिर्फ मैंने अखबारों से ही पढ़ा। देखिए संजय भाटिया ने कहा था कि सोमनाथ का मंदिर नहीं बनने दूंगा, अब ये व्यापारी पिट रहे हैं। बताओ, अब व्यक्तिगत 2 आदमियों की कहा सुनी होगी, आपस में तकरार हो गई, उनकी किस बात पे कहा सुनी हुई, क्या नहीं हुई, तो ये उनका वो मामला था। अगर पंचायत में मेरे को बिठाते तो जिसकी गलती होती मैं गलती भी निकाल देता। सोमनाथ का मंदिर नहीं लूटने दूंगा, इसका मतलब ये है कि वर्षों से जो प्रैक्टिस पानीपत में आने वाले अधिकारियों की बनी हुई थी, पोस्टिंग सोच समझकर प्रयासपूर्वक पोस्टिंग, पानीपत जैसा स्टेशन इसलिए लिया जाता था कि ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है, यहां पर जो लोग रहने वाले बड़े सॉफ्ट है, वो थोड़े से नोटिस के ऊपर, थोड़े से किसी इंक्वायरी के ऊपर घबरा कर पैसा ऑफर करते थे अधिकारियों को, तुरंत पैसा ऑफर किया, नहीं नहीं भाई आप मेरी ये फाइल चेक मत करो, आप मेरे से मुंह बोले पैसे लो। आपका काम ठीक है, लेकिन घबराहट सी फैल जाती है व्यापारी के अंदर। आपकी वो घबराहट फैलते ही वो उस चीज को अधिकारी एक्सप्लॉइट करता है, कर्मचारी एक्सप्लॉइट करता है कि यार ये डर ही रहा है, काम तो इसका ठीक है, इससे पैसे ले लो।
तो लोग पैसा देने पैसा पहले देते थे, बात बाद में करते थे, अपना पक्ष बाद में रखते थे, पहला पैसा पकड़ा था। तो मुझे यह लगता था कि कितनी इजिली हमारा सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा गया, कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध भी हुआ तो वो विरोध नगण्य के बराबर था। आज वो व्यापारी वो विरोध नहीं करते। आप स्ट्रांग रहो, आप मजबूत रहो, मैं आपको लूटने नहीं दूंगा। कोई आपको ब्लैकमेल करके पैसा लेना चाहता है, मैं स्ट्रांगली आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मैंने जब सांसद बनने के बाद मेरा धन्यवादी दौरा था विनोद धमीजा की फैक्ट्री में, मैंने ये बात बोली थी और मैं आज भी कायम हूं। ये बात मैंने उस बार पहली बार नहीं बोली थी, मैं सदा से जब से राजनीतिक क्षेत्र में हूं ये बात बोलता हूं। लेकिन वो व्यापारी जिसको लूटा जा रहा है, जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इतनी अपेक्षा रखता हूं कि वो आकर जो लूटने वाला है, जो उसका शोषण करने वाला अधिकारी है, उसकी आके मेरे को जानकारी तो देगा। इन राइटिंग कंप्लेंट ना दे, वर्बल तो मेरे को आके कहे कि ये आदमी मेरे को लूट रहा है, मेरे से पैसे मांगता है तो मेरा काम करता है। आज भी जो मेरे पास आने वाले लोग हैं, मैं सीधा उस अधिकारी को फोन मारता हूं और उसको बोलता हूं कि आप इसको पैसे के लिए प्रेशराइज करते हो। आज मेरा स्टाइल है, मैं इस तरह ही बात करता हूं, मैं तो संकोच, ये मदद है। अब मैं बिल्कुल यहां पे कोई भी पोल्यूशन का भी पालन नहीं करूंगा, मैं कोई बिल्डिंग नॉर्म्स को भी पालन नहीं करूंगा। फिर कोई अधिकारी मेरे को आगे टोकेगा भी अपनी फाइल जमा कराओ, अपना नक्शा जमा कराओ, मैं नहीं कराऊंगा। फिर कोई ये कमेंट डालेगा, चाहे मीडिया का चाहे व्यक्ति, संजय तो कह रहा था मैं लूटने दूंगा। अरे मैं आपको कब कह रहा हूं लूटने दूंगा? लेकिन आपको जो आज आपने ये वेब पोर्टल है, अगर यहाँ का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, आपको मैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, इसका क्या सोल्यूशन है भाई साहब बताओ? ये सब हम सब के लिए कानून तो एक बराबर है ना। आपकी गलती ना होते हुए भी आपको प्रेशर करके लूटा जा रहा है, तो उसके लिए मैं अडिग हूं। आप गलती भी कर रहे हो, फिर अंडरस्टैंडिंग करके उसको दे रहे हो पैसे, इसमें क्या लूट रहे हो? आप तो फिर गिव एंड टेक कर रहे हो। आप बेनिफिट ले रहे हो 100 रुपए का और 10 रुपए टेबल के नीचे से किसी को सरका रहे हो और फिर कहो जी संजय भाटिया कहता था मैं लूटने नहीं दूंगा। अब इसमें लूट कौन रहा है? फिर तो संजय भाटिया। तो आपने वो सोमनाथ वाली बात की, उसका अर्थ नहीं समझाया ना, इसलिए लोग समझ रहे कि नहीं, मैंने समझाया, उनको क्लियर है, उनको क्लियर है। अब आपका व्यक्तिगत मेरा आपका झगड़ा हो जाए तो इसमें सोमनाथ मंदिर कहां से आ जाएगा? आज तो क्लियर हो गया आपके माध्यम से, इसलिए मैंने डिटेल में बताया। आपके साथ कोई भी जाति कर रहा है, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति भी कर रहा है, समाज का भी कोई व्यक्ति कर रहा है, खाली मैं अधिकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, आपका प्रशासन की बात नहीं कर रहा, आपको व्यक्तिगत रूप से भी कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, मैं 100% साथ दूंगा, ईमानदारी से साथ दूंगा। मेरा भाव ये है। अब मैं ही गलती कर रहा हूं, मैं ही किसी को लूट रहा हूं, फिर भी वो कहे जी संजय भाटिया हमारा साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दूंगा भाई साहब। आप किसी को लूटोगे, किसी को ब्लैकमेल करोगे, किसी को धमकाओगे, बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, चाहे आप मेरे कितने अच्छे मित्र भी क्यों ना हो। ये मेरी बिल्कुल क्लैरिटी है। मैं इसको राजनीति से भी ऊपर मानता हूं, मैं इसको धर्म मानता हूं, अपना सिद्धांत मानता हूं। ना मैं किसी का दबाव मानता हूं, ना किसी के ऊपर दबाव देता हूं, और मैं चाहता हूं कि समाज बिल्कुल फ्री माइंड रहे, सबके लिए आजादी है, हर अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करे। मेरी सबसे यही प्रार्थना है। अभी लास्ट में करनाल लोकसभा का क्या नया प्रोजेक्ट आ रहा है जी? अभी जो रेल का, ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था वो करनाल तक पहुंचा दिया आपने। देखिए, करनाल का एक जो रैपिड ट्रेन है मेट्रो की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से ही एनसीआर का था, इसमें मेरी तो भूमिका बहुत छोटी सी है, गिलहरी वाली है। इसमें मुख्य काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने किया कि ये मेट्रो केवल पानीपत तक आ रही थी, रैपिड मेट्रो। अब इसको बढ़ा के, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र करनाल तक बढ़ा है, तो इसको करनाल तक के लिए ओके किया। एक हमने आज जो चलान होते हैं ट्रैफिक के, उसकी अवेयरनेस कैंपेन के तहत जितने भी नए बच्चे हैं 18 साल के, उनको लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उस प्रोत्साहन में हम उनको एक हेलमेट भी फ्री में दे रहे हैं। एक हमारा ये, एक मैंने नया प्रोजेक्ट सोचा है, जो एम्बुलेंसेज जो मोबाइल हॉस्पिटल्स की तरह काम करेंगे, एक उसका मैंने सैंपल तैयार कर लिया है और एक गाड़ी भी तैयार कर ली है। ये हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश के, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे वो आइडिया दिया। उन्होंने अपनी एक एम्बुलेंस वैन भी स्पेशल मेरे को दी है, कहते आप एक बार ट्रायल कर लो, अगर आपका कामयाब होता है तो नो हम उसमें करना है। एक जैसे रोजगार पोर्टल्स हरियाणा सरकार ने खोला है, मेरा मन है
कि वॉलंटियर जो हैं, देखो अपना काम धंधा सब करते हैं, बिजनेसमैन कई समझदार हैं, तो समाज के लिए भी हर विधानसभा के अंदर एक केंद्र ऐसा बनाओ, जिस तरह CSC सेंटर्स हैं, इस तरह का एक, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरे पास फुटफॉल बहुत है, मेरे पास लोग बहुत आते हैं, 1000-1500 लोग रोज मेरे को मिलने वाले आते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग DC रेट की नौकरियां लेने वाले भी आते हैं, तो उसमें जो 150 बच्चे रोज के मेरे पास उस जॉब के लिए आते हैं, सबको जॉब नहीं मिल सकती, सबको DC रेट की, तो उनको मैं गाइड करता हूँ कि आप अपना कोई ना कोई रोजगार करो, 25 लाख तक का आपको गारंटी फ्री लोन मिलेगा। लेकिन जब वो लोग मुझे ये बताते हैं कि भाई साहब हमने तो धक्के खा लिए, हमारे तो मिलता नहीं, बैंक वाले रास्ता नहीं देते जी, रोजगार कार्यालय वाले रास्ता नहीं देते जी, ये नहीं देते, कई मामलों में तो उनको सचमुच परेशानी होती है, कई मामलों में उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, तो उनके डॉक्यूमेंट पूरे हों और उनको कोई हरास ना करे, उनको लोन भी मिल जाए, उनको सब्सिडी भी मिल जाए, वो जो प्रोजेक्ट लगाए, मान लो कोई साबुन बनाने की फैक्ट्री लगा रहा है, कोई अचार बनाने की फैक्ट्री लगा रहा है, उसको अचार बेचने में दिक्कत ना आए, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, तो इस तरह के वॉलंटियर्स को मैं सोच रहा हूँ तैयार करके 9 की 9 विधानसभा में नए बच्चों को, कुछ एक बच्चों को अगर हमने उनका रोजगार खड़ा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक विधानसभा में 1000 बच्चों ने रोजगार खड़ा कर लिया, तो अपने साथ वो 10,000 युवाओं को रोजगार दे देंगे, छोटी सी फैक्ट्री लगा के भी। तो एक टारगेट है, ये अभी सोच है, एक मन में है कि अपने गांव के अंदर चाहे सब कुछ है, उनको पीने का पानी अच्छा मिल जाए। पीने का पानी हमारे यहाँ पानीपत में और करनाल में कई जगह पर बड़ी दिक्कत आ रही है, साफ पानी नहीं है, या पानी है तो बहुत ज़्यादा सबमर्सिबल चल रहे हैं, टूटियाँ ऐसे चल रही हैं, ओवरफ्लो करके सारे गाँव के जो जोहड़ हैं, पानी की निकासी है नहीं, जो एक जोहड़ है वो भरते जा रहे हैं, और उन जोहड़ में गंदगी के कारण वो पानी पीने लायक भी नहीं रहता, ना पशुओं के नहाने के काम आता है, ना पीने के काम आता है, तो ओवरफ्लो करके वो घर, फिर पानी घरों के अंदर बैक मारता है, नालियों के अंदर बैक मारता है, घरों के अंदर पानी जाए, ये एक समस्या बनी हुई है। इसको हम एक वेलफेयर और एक अवेयरनेस का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। देखो आप सरकारी काम जितने मर्जी कर लो, आप करते जाओगे, जब उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक वो काम सफल नहीं होगा। आपको याद है जब मैं चेयरमैन था म्युनिसिपल काउंसिल का, हमारे MR आनंद जी हमारे DC साहब थे, आप उसी समय से मेरे संघर्ष के साथी हैं, तो एक पार्कों की मुहिम उस समय में शुरू हुई थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान MR आनंद जी का था। वो म्युनिसिपल काउंसिल के, मैं प्रेसिडेंट होने के नाते, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट सारी म्युनिसिपल काउंसिल की थी, पार्क होते तो मैं थोड़ा बहुत मैं भी इन्वॉल्वमेंट था। वो पार्क उस समय के बने हुए, उनके प्रयास से ज़्यादा सफल हुए, आज भी वो कामयाब हैं, क्योंकि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन है। हर घर से 100 रुपया जब माली का जाता है, तो फूल तोड़ने का, पौधा तोड़ने का साहस किसी भी पार्क में कोई करता नहीं है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर 1000वां हिस्सा भी होगी तो ये सफलता होगी। एक हमने पर्यावरण को लेके थोड़ा जागरूकता अभियान में, और मेरा पेड़, जो अभी हरियाणा सरकार ने हरा भरा हरियाणा के नाम से उसको पूरा लॉन्च कर दिया है। कल हमारे 3 तारीख को रक्षाबंधन के दिवस में कितने ही पेड़ लगाए और उनको रक्षा सूत्र बांधा, उसको नाम नया दिया मुख्यमंत्री ने, वृक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन नहीं, ये वृक्षाबंधन है। इस वृक्ष की मैं रक्षा करूंगा और वृक्ष मेरी रक्षा करेगा, मेरे को ऑक्सीजन देगा। एक जागरूकता शुरू हुई है, लेकिन इस जागरूकता में लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, मैं देखता हूँ कई सड़कें बार बार बनती हैं, साफ सुथरी सड़क को भी तोड़ के सड़क बनाई जाती है, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ 10-10, 20-20 साल से वो खड्डे के खड्डे हैं, आज भी सड़क नहीं बनी। ये डिस्पैरिटी खत्म होनी चाहिए। आप जहाँ जरूरी है वहाँ कंस्ट्रक्शन करें, इस तरह का पैसा मिसयूज ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा संजय भाटिया के घर से नहीं आ रहा, ये पैसा किसी नेता के घर से नहीं आता, ये पैसा आपकी एक जेब से ही निकलता है, वो दूसरी शेप में आपकी जेब में दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पर। तो अपने पैसे की रखवाल करने के लिए मैं चाहता हूँ गाँव के अंदर ग्राम सभाएं बने, इस तरह के एक सोशल रिफॉर्म्स के कार्यक्रमों को लेकर मैं बीच में जाता हूँ लोगों में। और जो रोज के आपस में लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी रहती है, इसको मैं डिस्करेज करता हूँ। इसको मैं एक पंचायती रूप में लेके जाना चाहता हूँ, और मैं वो पंचायती काम बहुत शौक से भी करता हूँ, जितनी मेरे पास समय की अवेलेबिलिटी है। और जैसे हमारी गौशालाएं हैं, हर बार उनको दिक्कत आती है, एक समाज का एक ग्रुप बनाकर उन गौशालाओं, आप पूछोगे तो मैं 50 मैंने चीज़ें सोची हुई हैं, 50 पर मैं काम कर रहा हूँ, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। मेरा एक हर संडे को लाइव प्रोग्राम
बोल करनाल बोल हमारे वीरेंद्र चौहान जी हैं, वो मेरा लाइव भी करते हैं, लोगों के सवाल जवाब भी आते हैं करते हैं, और कुछ रोजगार के संबंधित सरकारी नौकरी संबंधित लोगों को दिखते आती हैं रेगुलर, मैं उनके टच में भी रहता हूँ। वैसे मेरा सोशल मीडिया अपडेट रहता है, जितनी मेरी गतिविधियाँ हैं पूरी तो वो भी स्थान नहीं दे पाते सोशल मीडिया में, लेकिन 10-20% तक मेरी डे टू डे की जो वर्किंग है उसमें आती है। मैं कोशिश है कि जितना मेरे पास समय है 4 साल का, मैं इसी तरह लोगों के बीच में बना रहूं, बस उनकी दुआ चाहिए कि मैं स्वस्थ रह के उनके बीच में रह सकूं। सर क्योंकि इंटरव्यू तो जितना लंबा खींचे जाए बड़ा लंबा, सारा दिन लगा दें, बातें खत्म नहीं होंगी। लास्ट वाली है कि प्राइवेट स्कूल के ऊपर आपकी मीटिंग हुई थी करनाल में। अभी दिक्कत ये जेन्युइन है कि मीडियम क्लास फैमिली के जो हैं नहीं फीस भर सकते, स्कूल लगे नहीं, स्कूल की अपनी प्रॉब्लम है कि उनका स्टाफ है, उनका ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं, वो मुद्दा कहाँ तक पहुंचा है? ये फीस के बारे में अभी आप क्या आने से पहले भी किसी गार्जियन के फोन आ रहे थे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले एक तो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है मान्यता प्राप्त वाली, वो कई लोगों को हर बार रिन्यू कराने में साल दर साल बढ़ती जा रही है। कहाँ 2003 से शुरू होकर आज 10-15 साल से। एक बार तो मैं उन प्राइवेट स्कूल संचालकों को बार बार कहता हूँ, जब थोड़ा सा प्रशासन की तरफ से सख्ती होती है, लोग उनके उसमें करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। और जितनी बार भी मेरे पास आते हैं मैं प्रशासन को, सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ, रोकता हूँ। मैंने हमेशा उनको कहा है कि एक कोई पॉलिसी फ्रेम कर लो, आप क्या चाहते हो कि इतने बच्चों का स्कूल कितनी जगह के अंदर होना चाहिए, कितनी बिल्डिंग होनी चाहिए, क्या नॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक मत बनाने उसके ऊपर कोई नीति बन नहीं पाते। दूसरा जो आपने विषय दिलाया, वो करनाल में मैंने जो मीटिंग कराई थी, वो अभिभावक संघ और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दोनों टकराव की स्थिति में थे। दोनों एक दूसरे को अपशब्द तक बोल रहे थे कि ये लूटने वाले हैं, लुटेरे हैं, ये वो है। तो उसमें कुछ स्कूल के इंस्टीट्यूशंस थे जो बड़ी ईमानदारी से वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक बच्चों का एक अच्छा स्टफ एक उन्होंने यहाँ से निकाला है, तो वो थोड़ा हर्ट फील कर रहे थे। मैंने पहल करते हुए, हालांकि उनको असंभव लग रहा था बैठने से पहले कि यार ये तो कभी एक हो नहीं सकते, संजय जी आप गलत इनिशिएटिव ले रहे हो। मैं कहीं मैं अपना धर्म निभाऊंगा, आगे परमात्मा की मर्जी है। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस के प्रमुख लोग वहाँ पर आए, अभिभावक संघ के आए, दोनों ने एक दूसरे को गहराई से समझा, एक दूसरे की मजबूरी को समझा। समझकर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के मालिक थे ये कहकर उठे कि जेन्युइन केसेस को हमें कंसीडर करना ही चाहिए, उनको हरास नहीं करना चाहिए। तो अभिभावक संघ के लोग भी ये कहते उठे कि जो जेन्युइन केस है, जो फीसेस भर सकते हैं, वो आज ऐसे समय में स्कूल को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि स्कूल के अंदर जो टीचर्स काम कर रहे हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ काम कर रहा है, उनको भी पैसा देना, उनके भी तो परिवार पल रहे हैं। तो ऐसा एक सहमति हुई। तो मीडिया के सामने मैंने बोला था कि बैठे दो पक्ष थे, उठे एक पक्ष है। ये पहली बार मैं समझता हूँ कि जो आपस की उनकी वो थी डिफरेंसेस एक मंच पर उजागर होकर। अब इसके आगे क्या बढ़ना है? अब इसमें 1-2 बार सरकार का फैसला, दिल्ली सरकार का फैसला है कि बिल्कुल फीस नहीं देनी बच्चों ने। मासिस में थोड़ा पॉपुलर ये फैसला हो सकता है, लेकिन जब स्कूल के संचालक कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भाई फिर जो इन्होंने टीचर्स को, एक तरफ तो हम कह रहे हैं टीचर्स को फीस दो, नॉन टीचिंग स्टाफ को फीस दो, कोरोना काल में आप बिना सैलरी के किसी को वो नहीं कर सकते, चाहे स्कूल बंद है या खुला है। दूसरी तरफ कह रहे हो फीस नहीं, ये फीस इन्होंने देनी कहाँ से है? इन्होंने उनको तनख्वाह कहाँ से देनी है ये आप बता दो, या तो आप ही दे दो पैसा। फिर वो दिल्ली सरकार बैकफुट पे आ गए थे। तो इस तरह का फैसला कभी भी होता है तो एक तरफा नहीं होता। बच्चे जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको मदद मिलनी ही चाहिए, इसमें मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि इसमें मानवीय पहलू है। क्योंकि जो आदमी इस कोरोना संक्रमण काल में रोजगार ही नहीं कर सका, जिसको खाने के लिए भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने मदद की है, वो बच्चों की फीस कहाँ से दे देगा? वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन जो जिनके काम भी चल रहे हैं या जिनकी इंडस्ट्री भी चल रही है, जिनकी दुकान भी चल रही है, वो इस चक्कर में कहें हम तो फीस देते ही नहीं, तो कैसे सेट हो? तो सारा ढांचा बिखर जाएगा। तो बैलेंस्ड बात ही आप समाज को आगे लेके जाएगी, और मैं तो यही सोचता हूँ। तो पीटीआई टीचरों का कुछ होगा आपके पास? पीटीआई टीचर्स का मेरे तक देर रात तक मेरे साथ बैठे थे, कल समालका भी मेरे पास आए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है
उसमें कई मामलों में सरकार कुछ करने में असमर्थ है, लेकिन अब लास्ट एक कोशिश और मुझे लगता है कि करनी पड़ेगी। हालांकि उनका 23 तारीख का पेपर एग्ज़ाम का भी मामला आया है, लेकिन लास्ट एक हम रात को बैठे हैं, आजकल में एक 2 3 4 5 का ग्रुप जो है कि कोई ऐसा रास्ता निकले, कोई बीच का रास्ता निकले। मान लो जो सरकार करने में समर्थ नहीं है और जो करने में समर्थ है, या उनको एक्सेप्टेबिलिटी किस लेवल तक है। कोई आदमी तो कहता है कि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने कि दोनों उस बात के ऊपर सहमत हो। इसके लिए मैं एक आखिरी प्रयास करना चाहता हूँ। रिजल्ट क्या आएगा वो परमात्मा को पता है। तो संजय भाटिया जी हमारे साथ थे। इंटरव्यू और भी लंबा खींच सकते थे, लेकिन टाइम शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है साहब का भी। तो आज के लिए बस इतना ही। टू द पॉइंट कार्यक्रम में किसी और हस्ती के साथ हम लोग पेश होंगे दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार।